लास्ट टाइम हमने ये भी मेरा ख्याल कर लिया था। अच्छा, ये हो गया था। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके जी, we know that with a matrix A we can have many new things, right? For example, अच्छा, सबसे पहली बात है कि there is a typo here. ये जो है ना सेकंड रो में जो 202 लिखा हुआ है, ये असल में 20-2 है। ठीक है जी, ये जरा आप अपना करेक्शन कर लेंगे, दिस इज -2। राइट, सो हैविंग सेड दैट, you know, let's start from very मतलब a friendly concept। सबसे पहले इसे देखते हैं, basis for call A। ठीक है, so what is call A? If you remember, call A is a linear combination of all vectors of A। तो इसमें 3 वेक्टर्स हैं, कॉलम वेक्टर्स है ना 3। तो इफ यू नो मतलब ये तीनों का स्पैन जो है वो क्या हो जाएगा, कॉल ए हो जाएगा। लेकिन ये जो स्पैनिंग सेट है ना 1 2 0 0 -1 -2, दिस इज नॉट एफिशिएंट। आपको पता है ना एफिशिएंट का मतलब क्या है, बिकॉज इट हैज मेनी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आप 0 0 को बाहर कर दें तो आपके पास क्या बचेगा भाई, 1 2 -1 -2। फिर आप इसको भी बाहर कर दें, इसलिए कि ये भी इसका मल्टीपल है। तो आपने देखा कि कॉल ए जो है वो सिर्फ एक वेक्टर से जनरेट हो सकती है, 1 2 से। फाइन, और इसका ये भी मतलब हो गया कि फिर डायमेंशन जो है ना कॉल ए का क्या हो गया, डायमेंशन कॉल ए जाहिर है 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको जरा मतलब एक ग्राफिकली भी देख लेते हैं। इफ यू लुक एट दिस, ये वाला जो वेक्टर है ना हमारे पास, ये वाला वेक्टर, ये बेसिकली वही है 1 2। ठीक है, तो कॉल ए का मतलब आप समझ गए ना, ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी लाइन है, दिस इज बेसिकली कॉल ए। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो रो ए का है। तो आपको कितनी रो नजर आ रही है, 1 और 2। तो इसका स्पैन जो है वो रो ए जनरेट करेगा। लेकिन अगेन दोबारा देखें, सेकंड रो जो है वो फर्स्ट रो का ट्वाइस है। तो इसका मतलब है कि आप 1 0 -1 से पूरी रो स्पेस को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और यकीनन आप समझ गए होंगे कि 1 0 -1 का मतलब ये है कि 3 डायमेंशन में एक वेक्टर है, और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑल द वेक्टर्स अलोंग दिस। तो अगर आप गौर करें, रो ए जो है ना वो ये वाली चीज है, ये जो लाइन नजर आ रही है ना, इसके ऊपर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे किसको रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, रो ए को। अच्छा, अब आपने एक डिफरेंस देखा कि रो ए और कॉल ए दोनों का डायमेंशन तो 1 है, डायमेंशन रो ए भी 1 है। लेकिन बेसिक फर्क ये है कि जो कॉल ए है ना वो 2D के अंदर है। कॉल ए में 2 कंपोनेंट्स हैं, ये देखें ना, 2 कंपोनेंट्स हैं, जबकि रो में क्या है, 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो डायमेंशन 1 है, सॉरी डायमेंशन दोनों का 1 है। कॉल ए जो है वो R2 का सब स्पेस है, रो ए जो है वो R3 का सब स्पेस है। लेकिन दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन 2 डायमेंशन में, ये रही 2 डायमेंशन वाली लाइन, और दूसरी क्या है, 3 डायमेंशन। अच्छा, आमतौर पे जो है ना, हम ये जो रो ए और कॉल है, आमतौर पे हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले इकोलोन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, फिर वहां से जो है ना वी डिडक्ट। लेकिन ये क्योंकि इतनी सिंपल मैट्रिक्स थी, तो लिहाजा हमने बजाय उस इकोलोन और रिड्यूस इकोलोन, हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया है। Having said that, we still have to still have to go through reduce echelon form because we need null A। ठीक है, ये रहा null A। तो जिस चीज से हम बचना चाह रहे थे वो उससे हम बच नहीं सकते। किस चीज से बच गए हम, इकोलोन फॉर्म से, इसलिए कि हमने
अदरवाइज बाय इंस्पेक्शन ये मालूम कर लिया रो एंड कॉल है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, रो और कॉल को दोबारा रिविजिट करेंगे जब हम नल ए को फाइंड करेंगे। नल ए की फाइंडिंग में आपको क्या करना होगा, ए को एक्लोन फॉर्म में ले जाना होगा, ठीक है जी। तो मैं जरा थोड़ा सा क्लीन अप ऑपरेशन कर लूं, ये चीज यहाँ से क्लीन अप कर लेते हैं, ठीक है। ये भी चलें, कर लेते हैं क्लीन अप, ओके। अच्छा, अब जरा देखें, हम इसका नल ए निकालना चाह रहे हैं ना, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई। हम ए को लिखेंगे 1 2 0 0 -1 -2। इसमें आपके पास एक ही रो ऑपरेशन होएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 -1 0 0 0 में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो नल स्पेस है वो इस तरह से डिफाइन होगी, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप बता सकते हैं इसमें फ्री वेरिएबल कौन कौन से हैं इस सिस्टम में। फ्री वेरिएबल जो होते हैं ना वो नॉन पिविट कॉलम के साथ एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम नॉन पिविट है, थर्ड भी नॉन पिविट है, सिर्फ पहले ही कॉलम पिविट कॉलम है। तो इसका मतलब है x2 एंड x3 आर फ्री वेरिएबल्स, ठीक है जी, आर फ्री वेरिएबल्स, ऑलराइट। तो इसका मतलब है अब मैं अपना नल स्पेस का सोल्यूशन इस तरह से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू x1 x2 x3। और आपको पता है ना लॉजिक क्या होती है कि हमें हर चीज जो है ना इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स लिखनी होती है। तो जो फ्री वेरिएबल है x2 x3 उनको तो पहले ही लिख लेना आसानी के लिए, ये x2 और x3 हो गया। x2 नॉन फ्री है, सॉरी x1 नॉन फ्री है यानी बेसिक है, लेकिन x1 किसके बराबर हो जाएगा, x3 का। अब आपने देखा कि आपका आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स आ गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इन दोनों फ्री वेरिएबल्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है जी, अलग अलग। तो पहले x2 का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, फिर हम जो है ना x3 का कंट्रीब्यूशन देख लेंगे। तो जरा बताइए ना, अब x2 का कंट्रीब्यूशन क्या है, यही है ना x2 का कंट्रीब्यूशन 0 1 0, और x3 का कंट्रीब्यूशन क्या है 1 0 1। तो आपने देखा कि नल ए जो है ना 0 1 0 और 1 0 1 से जनरेट हो रही है। दैट मीन्स कि आपको अब ये समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे लिख दिया था, बेसिस ऑफ नल है 0 1 0 और 1 0 1। क्लियर हो गया, ओके। अब ये देखो, ये पता क्या है, आप अगर अब गौर से देखें, इसका मतलब है नल स्पेस जो इन दो वेक्टरों से जनरेट हो रही है, लेकिन कहाँ जनरेट हो रही है, R3 में। तो आपको पता है ना दो वेक्टरों का ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन एक प्लेन होता है। तो मेरा ख्याल अब आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो प्लेन है ना ये नल ए है। आप देख रहे हैं हम अलजबरा भी लेके चल रहे हैं और ज्योमेट्री भी साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज रह गई बस, इसमें क्या चीज रह गई, नल एटी। तो नल एटी के लिए जाहिर है आपको पहले ए ट्रांसपोज निकालना होगा ना, जब तो नल एटी निकलेगा। चलें कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज देख लेते हैं भाई। ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1 0 -1 ये पहला कॉलम हो जाएगा, 1 0 -1, और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा भाई 2 0 -2। इसमें आप एक ही ऑपरेशन में ये एकोलोन भी हो जाएगी और रिड्यूस एकोलोन भी हो जाएगी, 1 2 0 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई ना, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसमें जाहिर है x2 क्या है, फ्री है, ठीक हो गया, x2 फ्री हो गया। इसका मतलब हमारा जो वेक्टर x है ना वो इसके बराबर हो गया, x1 x2। हम x1 की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, -x2, ये भी x2 हो गया। और जब हम x2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पीछे जो बचेगा वो बचेगा माइनस, अच्छा मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे 2 लिखना भूल गया, x1 प्लस 2x2, तो ये हो जाएगा -2x2। तो जब x2 कॉमन आएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, -2 एंड 1।
और अब यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये नल 80 -2 एंड 1 से क्यों जनरेट हो रही है, ठीक है। और ये जो है ना, ये बेसिकली ये वाली स्पेस थी। तो आपने देखा कि 4 कंसेप्ट थे, चारों जो है वो सब स्पेसेस थी, इन चारों का डायमेंशन था, इनकी एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगी। लेकिन आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजर आएगी। ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉल ए का कोई भी आप वेक्टर ले लें, वो नल 80 के वेक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली अगर आप रो ए का कोई वेक्टर ले लें, तो वो नल ए के वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। देखिए नल ए जो है ना, वो एनी वेक्टर इन दिस प्लेन है, ये भी नल ए का पार्ट है, ये भी नल ए का पार्ट है। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको ये कहते हैं कि नल 80 इज परपेंडिकुलर टू कॉल ए। तो ये जो राइट वाली पिक्चर है ना, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, नल 80, ये होता है ना साइन परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू कॉल ए। इसी तरीके से आप वाली लेफ्ट वाली जो पिक्चर है, उसको आप क्या कहेंगे, नल ए परपेंडिकुलर टू रो ए, नल ए परपेंडिकुलर टू रो ए, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब है, सूरत हाल है, राइट। अच्छा, इनको आप वो, ये तो हमने ज्योमेट्रिकली देखा है ना, इसको आप अलजेब्राइकली भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रूफ कर सकते हैं। आप मुझे जरा सोच के बताइए, हम नल ए किस तरह निकालते हैं, इसी तरह निकालते हैं ना, 1 0 -1 2 0 -2 के साथ हम एक वेक्टर लेते हैं जो कि 3 डायमेंशन का होता है। कितने डायमेंशन का होता है भाई, x1 x2 x3। और हम इसको किसके बराबर करते हैं, इक्वल टू 0 वेक्टर के बराबर करते हैं ना। तो यहाँ पे जो 0 वेक्टर होगा वो बेसिकली 2 कंपोनेंट्स वाला होगा, 0 0। अच्छा अब देखें क्या हो रहा है, आप अगर गौर करें, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में इनर प्रोडक्ट होता है ना, इक्वल टू 0 लेते हैं। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि ये वाला जो वेक्टर है ये रो ए का पार्ट है, और ये वाला जो वेक्टर है वो नल ए का पार्ट है। लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये इसी बात की तो निशानी है कि रो ए स्पेस इज परपेंडिकुलर टू नल ए स्पेस, ठीक है। तो ये राइट वाली पिक्चर हो गई। अच्छा, अगर आपने लेफ्ट वाली पिक्चर को समझना है ना, तो उसको आप इस तरह से समझें। देखिए लेफ्ट में हमने कहा है कि नल 80 को हमने इस तरह से कहा है सॉल्व करने को, किस तरह से कहा है कि 80 इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो है ना, ये सोल्यूशन हो जाएगा नल स्पेस का, ठीक है। लेकिन आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस पूरी इक्वेशन का ट्रांसपोज ले लें। तो ये पता क्या हो जाएगा, ये एक्स ट्रांसपोज इधर चला जाएगा और ए जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और ए इधर आ गया, ठीक है। अब इसका भी वही मतलब हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत कुछ एक जगह लिख रहा हूं लेकिन मजबूरी है। अब इसका मतलब पता क्या हुआ, एक्स ट्रांसपोज और ए। तो अब आप गौर करें कि ओरिजिनली इक्वेशन तो ये थी ना, एक्स का मतलब क्या था, इट बिलोंग्स टू नल ऑफ 80, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स टी आ गया और ये ए आ गया। तो इस अब अगर आप गौर करें, ए जो है ना आपके पास ये है 1 2, दूसरा क्या है भाई 0 0, और तीसरा क्या है -1 -2। इसके साथ आप जो लगा रहे हैं ना, वो एक्स ट्रांसपोज लगा रहे हैं, विच इज x1 x2। देखिए अब इसका भी वही मतलब हो गया, आप x1 x2 को 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। तो अब ये 1 2 जो है वो किसका है, ये कॉल का पार्ट है, ठीक है, कॉलम स्पेस है ना। और ये x1 x2 क्या है, नल 80 है। तो इसका भी वही मतलब हो गया ना, कॉल ए और नल 80 जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये रहा नीचे। ओके, क्लियर हो गया ना। ये काफी इसमें जो है ना चीजें लिख दी हैं, लेकिन वो मजबूरी थी।
बिकॉज वी वांट टू हैव एवरीथिंग ऑन वन सिंगल प्लेस, ताकि हम चीजों को रेफर कर सकें, ठीक है। तो जस्ट टू मेक इट शॉर्ट, नल ए और रो ए एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, और नल एटी और कॉल ए भी एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके जी, चलें आगे, क्लियर कर दूं इसको। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 5 ओके, नंबर 6। चलें जनाब, इसको देखते हैं नंबर 6 को। रैंक थ्योरम जो है ना, चलिए थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। ओके जी, रैंक थ्योरम जो है ना, वो एक पावरफुल टूल है जो कि आपको एक सिस्टम के बारे में भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन का मतलब यही होता है ना, नंबर 1 आप पहला ये सवाल करते हैं, इज इट कंसिस्टेंट। अगर आंसर यस आ गया तो मजीद 2 सवाल करते हैं, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो बस कहानी खत्म। तो अगर कंसिस्टेंट है तो फिर आप सवाल करते हैं कि इज इट यूनिक और इज इट नॉन यूनिक, ठीक है। तो चलें, अब एक ऐसे ही एक काम हो रहा था, एक साइंटिस्ट सॉल्व कर रहा था होमोजीनियस सिस्टम। ये रहा होमोजीनियस सिस्टम, 50 इक्वेशंस थी उसके पास, मतलब है E1 थी, E2 थी और E50 थी, ठीक है। और वेरिएबल से 54, x1 x2 अप टू चलें x को ऐसा करते हैं, इसको 50 रखते हैं, उसकी एक रीजन है रखने का। उसके बाद 51 आ जाएगा, और फिर कहाँ चले जाएंगे, x54 पे चले जाएंगे। अच्छा, अभी क्या कह रहा है आगे कि जब जाहिर जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो क्या करोगे, कोलोन फॉर्म में ले जाओगे ना। तो इसने कहा कि जब मैं कोलोन फॉर्म में ले गया तो मुझे ये नजर आया, 4 अननोन्स आर फ्री वेरिएबल्स। अच्छा, इसका फिर एक और भी मतलब हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो 54 कॉलम्स थे ना, उसमें 4 डिपेंडेंट हो गए। याद है ना, फ्री वेरिएबल्स जो है वो डिपेंडेंट कॉलम्स को करस्पॉन्ड करते हैं। दैट मीन्स के इसमें 50 जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए कॉलम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 कॉलम्स इंडिपेंडेंट है तो 50 रोज भी इंडिपेंडेंट होगी। और मजे की बात है कि भाई रोज ही 50 हैं, इसका मतलब है ऑल रोज आर इंडिपेंडेंट। तो ये बात समझ गए ना आप, ये वो जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ऑल रोज आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हो गया कॉल ए का जो डायमेंशन है वो 50 हो गया। बात समझ में आ गई? कॉल ए का जो डायमेंशन है ना, वो क्या हो गया, 50 हो गया। इसलिए हो गया 50 कि हमने 54 कॉलम्स थे, 4 फ्री वेरिएबल्स आ गए। इसका मतलब है 50 कॉलम्स आर इंडिपेंडेंट। यही तो डायमेंशन होता है। और मजे की बात है कि रो डायमेंशन ऑफ रो ए भी वही होगा। वो तो हमें वैसे भी पता है, थ्योरम एक पता है कि कॉल और रो का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। और फिर आपको ये भी पता है कि यही कॉमन वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है, रैंक कहलाती है। इसने एक और तरीके से निकाला है, इसने वो थ्योरम यूज किए ना कि रैंक के प्लस बराबर में एन आता है। आपको याद है यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉल ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल ए। क्या लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ नल ए। तो इसने जो है ना इसको इस तरह से निकाला है कि रैंक के हमारे पास, मतलब रैंक के को ना इसने बाई ऑब्जर्वेशन नहीं निकाला है, हमने तो ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया है ना कि कॉलम भी 50 हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, रो भी 50 हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। ये 50 जो है वो डायमेंशन हो गया, और यही कॉमन वैल्यू क्या होगी, रैंक होगी। तो हमने तो बाई मतलब एक और तरीके से जो है ना, बाई फंडामेंटल डेफिनेशन हमने रैंक के निकाल लिया। ये थ्योरम के हिसाब से जा रहा है, कोई मसला नहीं है। रैंक के प्लस डायमेंशन नल है। आपको पता है कि
डायमेंशन नल ए क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, और एन तो आपको वैसे ही दिया गया है कि आपके पास जो अननोन है वो 54 है। ठीक है जनाब, तो जनाब यहाँ से निकाल लीजिए, रैंक इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसका एक और मतलब है, आगे एक और भी सवाल का पार्ट था, कैन द साइंटिस्ट बी सर्टन दैट एनी एसोसिएटेड नॉन होमोजेनियस सिस्टम सेम कोफिशिएंट हैज ए सॉल्यूशन। देखें अब क्या हुआ, अब ट्विस्ट आया कहानी में। अब आपने पहले तो यहाँ पे 0 था ना, अब यहाँ पे आपने लिख दिया B1, फिर आपने लिख दिया B2। अब ये क्या सॉल्व कर रहे हैं आप, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, A50 B50 सॉरी। अच्छा अब क्या होगा, जब आप देखें आपके पास होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, पिविटिंग जो है वो सारी ए से डिक्टेट होती है। और मजे की बात है, अगर ए की सारी रोज जो हैं वो पिविट रोज हो जाएं, तो फिर आपको पता चल जाता है ना कि लास्ट कॉलम इज नॉट पिविट कॉलम। तो इसमें भी यही है भाई कि जब आप पिविटिंग करोगे, चाहे वो होमोजीनियस सिस्टम की रखो या नॉन होमोजीनियस की रखो, ए में एंड ऑफ द डे ऑल रोज विल बी पिविट रोज। इसका मतलब है राइट हैंड कॉलम या लास्ट कॉलम या बी कॉलम विल नेवर बी ए पिविट कॉलम। और अगर बी कॉलम इज नॉट ए पिविट कॉलम, तो ये इंडिकेशन होता है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है जी, तो बस यही आ गया। सो एनी क्या हो गया, so any non-homogeneous system has a solution because there is a pivot in every row. Okay, चलिए जी अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको मेरे ख्याल है शायद याद होगा, बहुत पुराने ज़माने में हमने, पुराना ज़माना तो खैर इतना पुराना भी नहीं है, ये मेरे ख्याल है मेरा 11वां वीक है लेक्चर का। तो ये जो आपके पास थ्योरम नज़र आ रही है ना, ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, जिसको हम ये भी कहते हैं IMT थ्योरम, इसमें जो बुलेट थे ना पहले, अगर आपको याद हो, वो A से लेकर L तक थे बुलेट। अब इसमें मजीद पिविट्स आज की तारीख में आ गए, ये वाले, ये भी यहाँ डाल लें आप, यानी M से लेकर R तक। तो आज की तारीख से पहले जो IMT थी ना, उसमें लेस बुलेट्स थे, मोर हो गए, लेकिन स्पिरिट एक ही है, या तो सारे बुलेट्स ट्रू होंगे या सारे बुलेट्स क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन है जिसको आपने आंसर करना है कि इज इट ट्रू और फॉल्स, और वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप इस थ्योरम में जाकर वो बुलेट पकड़ लें जिसको आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो जो मतलब जो मिसाल के तौर पर अगर आपको ये देखना है कि साहब इज दिस ट्रू, ठीक है, तो आप ये अगर आपको आसानी से समझ में आ जाए, और ये ज्यादा से समझ में आता है कि नल इज इक्वल टू 0 स्पेस का मतलब ये होता है कि जब आप इकोलोन फॉर्म में ले जाएंगे सिस्टम को, तो उसमें कोई फ्री वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर कोई फ्री वेरिएबल नहीं है तो ये ट्रू है, लिहाजा ये भी ट्रू है। लेकिन अगर सिस्टम में फ्री वेरिएबल है तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए कि फ्री वेरिएबल का मतलब है नल ए में बहुत सारे और भी सोल्यूशन आएंगे। तो अगर फ्री वेरिएबल है तो ये फॉल्स हो जाएगा, लिहाजा आप समझ गए, ये सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे। आपने देखा इतने बुलेट्स, अगर आपके सिस्टम में क्या नहीं आ रहा, फ्री वेरिएबल नहीं आ रहा, तो सारे के सारे बुलेट्स फॉल्स होंगे। और अगर मजे की बात है, सिस्टम में एक भी फ्री वेरिएबल आ गया ना, एक भी फ्री वेरिएबल आ गया, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, एक भी फ्री वेरिएबल आ गया तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, मैंने क्या कहा है, फ्री वेरिएबल अगर आ गया तो फिर उसमें सारे के सारे फॉल्स होंगे, उल्टा कह गया। देखिए उसकी वजह है ना, जब फ्री वेरिएबल आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो फॉल्स हो गया ना, सीधा सीधा यार। फ्री वेरिएबल का मतलब यही होता है कि नल ए में देखें, 0 वेक्टर तो हमेशा ही नल ए का पार्ट होता है, उसमें तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ सोचना ये, इसलिए कि नल ए कैसे डिफाइन होता है, मैं जरा थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, ए एक्स इज इक्वल टू 0।
आप कुछ करो या ना करो, आप डायरेक्ट x को 0 करके देख लो, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 0 तो हमेशा नल का पार्ट होता है। 0 के अलावा कब आता है? वो जब आता है जब हमारे पास क्या हो, फ्री वेरिएबल्स हो। तो अगर फ्री वेरिएबल्स हो गया तो फिर नल स्पेस में 0 के अलावा भी और बहुत कुछ आएगा, और फिर उसकी डायमेंशन भी जो है ना 0 से अलावा होगी। अगर एक फ्री वेरिएबल है तो आपको पता है नल ए की डायमेंशन 1 हो जाएगी, 2 फ्री वेरिएबल्स हैं तो नल ए की डायमेंशन 2 हो जाएगी। तो अब समझ में आ गया, अगर फ्री वेरिएबल्स है तो सारे के सारे बुलेट्स क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे बुलेट्स क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। वो कहां से पकड़ा? सबसे आसान है यहां से पकड़ना, कि अगर फ्री वेरिएबल है तो मिसाल के तौर पर अगर एक फ्री वेरिएबल है तो नल स्पेस का डायमेंशन 1 हो जाएगा। अगर 2 फ्री वेरिएबल हैं तो नल स्पेस का डायमेंशन 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो सारी की सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? फॉल्स हो जाएंगी। मेरा ख्याल है IMT की वो कहते हैं ना, अभी लाइफ खत्म नहीं हुई, अभी इसमें मजीद 2-4 बुलेट्स और आएंगे आगे। ठीक है जी, ऑलराइट। मेरा ख्याल है ये शायद एंड हो गया है 4.6 का। अच्छा, इसके बाद 4.6 के बाद 4.7 आता है, 4.8 आता है। तो ये तो एज यूजुअल मैंने नहीं पढ़ाने, आपने खुद पढ़ने। अच्छा, 4.9 जो है ना, मैं आज इसलिए नहीं पढ़ा रहा, इसको पढ़ेंगे जरूर। उसके दो रीजन है। एक रीजन तो फजूल सा रीजन है कि मैंने दूसरे सेक्शन में नहीं पढ़ाया तो आपको भी नहीं पढ़ा। लेकिन दूसरा जो वैलिड रीजन है वो मैंने फिर कल सोचा कि जो 4.9 है इसमें जो है आइगन वैल्यूज का भी कंसेप्ट है, तो बेहतर टार्जन आ गया भाई। 5.1 Okay now, so let's see eigenvalues and eigenvectors. Okay, let's see. अच्छा, ये जो 4-5 लाइनें लिखी गई है ना, मजे की बात है कि इसमें जिक्र हो रहा है क्या क्या हो रहा है भाई, कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स दे आर यूज्ड इन अप्लाइड मैथ, और क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग डिजाइन, नेचर और केमिस्ट्री और फिजिक्स। आप कहेंगे सर ये सब क्या हो रहा है, हम तो कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। तो उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि बेसिकली ये जो डेविड सीले की बुक है ना, प्राइमरली जो है ना ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन इट इज सो यूजफुल कि मैंने सोचा कि मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको डे 1 का लेक्चर याद हो, जो मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दिया, तो मैंने बताया था कि लीनियर अलजेब्रा कहाँ यूज होता है, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। और मैंने उसका भी जिक्र किया था कि इसका गूगल का जो सर्च इंजन है वो भी सारे के सारा किस पर डिपेंड करता है? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे। तो आप ये ना समझें कि ये आइगन वेक्टर्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है। भाई आजकल तो सबसे ज्यादा यूजफुल आप ही के लिए है। सारा काम जो है वो चल रहा है थ्रू मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ये सारे जो कोविड-19 की जो प्रिडिक्शन है ना, सब की सब जो है ना वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पे चल रही है। ठीक है जी। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स से व्हाट इज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या बताएं कि अगर मैं एक वेक्टर u ले लूं और मैं उस पर अप्लाई कर दूं au, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है ना कि आपने u को, बल्कि आप इसको इस तरह से समझ लें कि दिस इज लाइक ए फंक्शन। भाई फंक्शन क्या होता है? यही होता है ना यार कि आपका एक इनपुट होता है,
मिसाल के तो मैं एक लिख देता हूँ जल्दी से, छोटा सा फंक्शन f(x1 x2) इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, ये एक फंक्शन है। चलें, अगर मैं इस फंक्शन को 2 डायमेंशन बनाना चाहूं तो मैं कॉमा डाल के एक दूसरा कंपोनेंट भी लिख दूंगा, x1 x2। इसका मतलब ये एक फंक्शन है जो कि 2 इनपुट हैं और 2 ही आउटपुट हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं ये वाला फंक्शन लिखूं, ये वाला, और यहां पे मैं डाल दूं प्लस साइन x1 प्लस x2, तो ये भी एक फंक्शन है। मजे की बात है कि ये वाला जो फंक्शन है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और से देखना, बहुत जरूरी है समझना। 1 माइनस 1 1 1, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, f ऑफ u हो जाएगा। वेयर, बल्कि f ऑफ u के बजाय इसको आप इस तरह से कह लें, f ऑफ x हो जाएगा। अब आपने देखा कि आपका x क्या है, इनपुट है, और आपका आउटपुट क्या हो रहा है, उस इनपुट को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैट्रिक्स A से। तो आप समझ गए ना कि ये जो है ना AU, ये वही पुराना दोस्त है हमारा, लेकिन ये मच सिंपलर है। पुराने दोस्त का मतलब ये है कि पुराने जमाने में फंक्शन ये होता ना, कुछ इनपुट है कुछ आउटपुट है, लेकिन आउटपुट जो है वो नॉन लीनियर फंक्शन भी हो सकता था। लेकिन लीनियर अलजेब्रा में आउटपुट भी क्या होता है, लीनियर होता है। जैसे लिखा है ना, लीनियर आउटपुट x1 माइनस x2 पहला आउटपुट है, और x1 प्लस x2 क्या है, दूसरा आउटपुट है। तो इस किस्म के फंक्शन आप कैसे लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो कि अगर x इनपुट है, अगर x जो है वो इन है, तो आउट किया जाएगा ax, और अगर u इन है तो आउट किया जाएगा au। तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया ना कि ये au का मतलब क्या है। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ ये जो मैट्रिक्स A है ना, ये पता नहीं ब्लेसिंग है अल्लाह मियाँ की, मैथमेटिशियन के हाथ आ गई है, बहुत सारे काम करते हैं इस मैट्रिक्स के साथ। तो आज फोकस किस पे दिया जा रहा है, वही पुराना कंसेप्ट है कि u इन au इज ए फंक्शन। ठीक है, लेकिन आज इस फंक्शन में हम एक और जो है ना, वो मतलब एक नया डायमेंशन देख रहे हैं। देखें, यहां पर जो हम कर रहे हैं ना बात, देखें आमतौर पे जरूरी नहीं है कि आपकी ए जो है वो स्क्वायर हो। आप इस किस्म का भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, 2 इनपुट और 3 आउटपुट। एक और आउटपुट ले लें, x1 प्लस 3x2। इस केस में आपकी मैट्रिक्स जो है जाहिर है वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर नहीं रहेगी ना। लेकिन हम इस चैप्टर 5 में सिर्फ क्या करेंगे, हम वो मतलब है कहने का मतलब है कि हमारा जो डायमेंशन होगा ना इनपुट का, आउटपुट का भी उतना ही डायमेंशन होगा। यानी अगर 2 वेरिएबल इन हो रहे हैं, 2 ही आउट होंगे। 4 वेरिएबल इन हो रहे हैं तो 4 ही आउट होंगे। कहने का मतलब है कि u और au दोनों एक ही Rn से लिए जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब आप आगे सुनिए। अब मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे नजर आ रहा ना, ये मेरा u है। अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं तो मेरा u जो है ना वो ये हो जाएगा, एक यूनिट इधर, एक यूनिट इधर, इधर, ये मेरा u हो गया। ये मेरा क्या हो गया भाईजान, u हो गया। अब मैंने एक काम किया, मैंने एक मैट्रिक्स उठाई और उसको u से मल्टीप्लाई किया, तो ये -2 आ गया, ये -2 1 -2। अब जरा इधर देखिएगा, मैं दूसरी एक पिक्चर बना रहा हूं। आपने पता क्या काम किया है, आपने ये जो वेक्टर लिया था ना, ये वाला 1 1, ठीक है, इसकी इमेज जो है ना वो -2 है। इसका मतलब है आप इधर चले गए, -2 इधर चले गए, -2 इधर चले गए। तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला जो वेक्टर है, ये AU है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा U था। अब अगर आप इन दोनों को, दोनों पिक्चरों को कंबाइन कर लें तो आपके पास ये सूरत हाल नजर आएगी। U इधर है और AU इधर है। यही है ना, -2U का मतलब यही है ना कि उल्टी हो गई डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया। ठीक है, राइट। अब एक और वेक्टर लेते हैं हम, जिसका नाम है, क्या नाम है, ये रहा हमारा V। V क्या है, -1 एंड 1। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लूं मैं, एक छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूं इसको। ये हो गया जनाब, ये वाला वेक्टर क्या हो गया,
ये वाला वेक्टर हमारा v हो गया, ठीक है। अच्छा आप जरा गौर से देखें, ए वी जो है ना, ए और बी को मल्टीप्लाई किया -2 6 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो मेरा दूसरा वेक्टर है ना वो इधर चला गया, -2 और 6, ये वाला जो वेक्टर है ना ये हो गया मेरा ए वी। लेकिन अगर आप इन दोनों को एक मतलब एक ग्राफ पे ले आएंगे ना तो आपको v इधर नजर आएगा और ए वी जो है इधर नजर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि u के केस में तो ए यू जो है ना वो u का मल्टीपल था। ये अलग बात है, नेगेटिव में चला गया तो मल्टीपल तो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। देखें ये लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है ना वो ये चल रही है, ए यू इज इक्वल टू -2u। लेकिन इस वाले केस में ए वी इज नॉट इक्वल टू लैम्डा वी फॉर एनी लैम्डा। वो आप देख लो ना यार, ये आपका v है, ये आपका ए वी है, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि मेरा ए वी जो है वो v का मल्टीपल है, तो अगर आप पहले कंपोनेंट को देखें तो आप कहेंगे यार मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा, लेकिन वो फिर 6 नहीं प्रोड्यूस होगा। अगर आप 6 एंड 1 को कंपेयर करते हैं तो आप कहेंगे कि मैं इस पहले वेक्टर को 6 से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन फिर पहला नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ए वी इज नॉट इक्वल टू लैम्डा वी फॉर एनी लैम्डा। जबकि यहां पर क्या हो गया था, ए यू इज इक्वल टू लैम्डा यू फॉर लैम्डा बीइंग -2। तो मैं जरा ऊपर लिख देता हूं कि ए यू इज इक्वल टू लैम्डा यू फॉर लैम्डा इक्वल -2, यही हुआ ना कंक्लूजन। और ए वी इज नॉट इक्वल टू लैम्डा वी फॉर एनी लैम्डा। बस जनाब यही कहानी है कि अगर वो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना कि ए यू इज इक्वल टू लैम्डा यू, विच मीन्स कि इमेज वेक्टर जो है वो इनपुट वेक्टर का मल्टीपल है, तो वो वेक्टर कहलाएगा आइगन वेक्टर, और वो मल्टीपल नंबर लैम्डा वो कहलाएगा आइगन वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिल रहा तो बस ठीक है भाई, v इज ए वेक्टर जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी वेक्टर, इट इज नॉट एन आइगन वेक्टर। तो मतलब अब देखिए इसमें एक कैच है, इसमें कंसेप्ट दिया जा रहा है, मेथड नहीं बताया जा रहा कि किस तरह से आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अगर कोई एक थर्ड पार्टी आपको एक वेक्टर देती है और एक मैट्रिक्स देती है और आपसे सवाल करती है कि भाई ये मुझे बताओ कि ये वेक्टर जो है वो आइगन वेक्टर है ए का या नहीं, तो आप कहेंगे वेट अ मिनट, आप ए और यू को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो ए यू आएगा उसमें देखेंगे कि ये वेक्टर ओरिजिनल यू का मल्टीपल है या नहीं। तो अगर मल्टीपल है तो वही मल्टीपल लैम्डा हो जाएगा। यानी पूछने वाले ने तो ये पूछा था ना कि इज दिस एन आइगन वेक्टर, आप उसको कहेंगे भाईजान नॉट ओनली दिस इज एन आइगन वेक्टर बट आई आल्सो नो एंड आई कैन टेल यू व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। मतलब ये आप निकाल नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो, वेरीफाई। तो बहुत जरूरी है समझना कंसेप्ट के लिए कि यू आर जस्ट verifying some vector is eigenvector or not, and during the procedure if it is eigenvector you can also discover corresponding eigenvalues। लेकिन अगर a times v is not a multiple of v तो बस v साहब just like a any vector it's not an eigenvector। और जब आइगन वेक्टर नहीं है तो भाई आइगन वैल्यू का सवाल ही नहीं पैदा होगा, ठीक है। अब इसी चीज को जो मैंने आपको बताया ना, ये जो 2-4 पिक्चरें बनाई है मैंने, इसने ऑफिशियली भी उन पिक्चरों को आगे बनाया, ठीक है। तो ये समझ गए, ये वाला u इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ ए, v इज नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ ए, और रीजन उसने आगे दिया हुआ है, ठीक है जी। ऑलराइट लेट्स मूव, इसी स्लाइड में रहते हैं और भी कुछ और भी है। अच्छा नहीं और नहीं है, ठीक है। सो लेट्स इसकी पिक्चर आप देखिएगा अब अगले मतलब पेज पे। ओके देखिए आपको याद होगा हमारा u जो था ना वो 1 1 था, और आपको ये भी याद था कि हमारा v जो है वो -1 एंड 1 है। ये पिक्चर मैं आपको बना चुका हूँ, लेकिन इसने चारों चीजें एक साथ रख दी हैं, राइट। सो दैट्स ए गुड थिंग।
मेरा ख्याल है इसमें एक वेक्टर जो है वो मुझको जरा छोटा करना पड़ेगा, साइज नजर नहीं आ रहा है। ये नजर आ गया, छुपा हुआ था ऊपर। ठीक है, तो एज यूजुअल आपको समझ में आ गई होगी, ये मेरा वेक्टर u है और -1 1 आपको ये भी समझ आ गई होगी कि ये वाला वेक्टर जो है मेरा ये है, ठीक है, -1 1। और आपको क्लियरली ये भी नजर आ रहा है कि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये हमारा हमने जो पिछले केस में निकाला था, ये वेक्टर जो है हमारा ए यू है। और हमने ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला है ए वी। ठीक है, चारों फैक्टर में पॉइंट कर दिए, तो आप गौर से देख लो, मतलब ये तो रिपीट हो रहा है ना, आपको नजर आ रहा है कि ये जो ए यू है, ये वाली चीज, ये यू का मल्टीपल है -2u। और ये वाली जो चीज है, कोई भी दुनिया का लेमडा ये नहीं कह सकता कि ये वेक्टर लेमडा टाइम्स दिस वेक्टर है, नॉट। तो लिहाजा क्लियर हो गया कि मतलब ये तो वही चीज है, दोबारा से कर रहे हैं यार। u इज ए आइगन वेक्टर ऑफ ए एंड v इज नॉट एन आइगन वेक्टर। अब डेफिनेशन आ जाती है। अच्छा, एक और भी जरूरत है इसको समझना। अगर मैं x को 0 ले लूं तो फिर तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, और लेमडा कुछ भी ले लें तो फिर ये एक मजाक सा हो जाएगा ना। फिर आप ये कहेंगे साहब लेमडा इज एनी नंबर इज आइगन वैल्यू, लेकिन मसला ये है कि ये जो आइगन वेक्टर है वो 0 है, तो 0 से कोई मीनिंगफुल काम नहीं लिया जा सकता। इसीलिए शर्त ये लगाई जाती है कि ये जो आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की बात कर रहे हो ना, तो पहली तो बात ये कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए फॉर एक्स बीइंग नॉन जीरो, तो फिर आप x को आइगन वेक्टर कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि नल वेक्टर इज नेवर नेवर एन आइगन वेक्टर। बाय डेफिनेशन वो आइगन वेक्टर नहीं है। आइगन वेक्टर के लिए क्या जरूरी है? नॉन जीरो होना जरूरी है। ठीक है ना? ओके, तो अब डेफिनेशन क्लियर हो गई। एन आइगन वेक्टर ऑफ एन n बाई n मैट्रिक्स ए इज ए नॉन जीरो, देखें लिखा हुआ है नॉन जीरो, सच दैट ax इज इक्वल टू lambda x फॉर सम स्केलर lambda। और इसी lambda को कहते हैं, क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, और आइगन वैल्यू जब ही आएगी जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा इसका, यानी दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं उसको। ठीक है, राइट? तो चलें अब शॉर्ट कर देते हैं कि अगर ये वाला जो सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, और आपको नजर आ रहा है कि इसका एक सोल्यूशन है वेयर एक्स इज नॉन जीरो, तो फिर एक्स क्या कहलाएगा? आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा। अच्छा देखिए, लेमडा के बारे में हमने ये नहीं कहा कि ये नॉन जीरो। लेमडा कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बल्कि आप देख चुके हैं, एक केस तो देख चुके हैं ना, ये ए यू इज इक्वल टू -2u, तो आप इसमें नजर आ रहा है ना लेमडा इज नेगेटिव। तो लेमडा पॉजिटिव भी हो सकता है, लेमडा जीरो भी हो सकता है, लेकिन एक्स जो है ना वो जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आ गई। जाहिर है समझ में ये नहीं आया होगा कि सर ये निकालेंगे कैसे ना। असल चीज तो यही है ना कि आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो अभी यही तो सारा पढ़ना है ना हमने, तो थोड़ा सा जरा स्लो स्लो चलते हैं। ठीक है जी, ओके। राइट, अब एक और एग्जांपल आ गई है। देखिए, पिछली जो स्लाइड्स थी ना, उसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट कहां से लिया था? एक वेक्टर लिया था, और वेक्टर को चेक कर रहे थे कि वो आइगन वेक्टर है या नहीं है। लेकिन उस प्रोसेस में आपको आइगन वैल्यूज भी मिल गई थी, याद है ना? यहां पर आपको आइगन वेक्टर्स नहीं दिया गया, यहां पर आपको क्या दिया गया है? आइगन वैल्यू दी गई है। और आपको ये बताना है कि वाकई ये 4 जो है वो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है या नहीं। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इस प्रोसीजर में आपको आइगन वेक्टर भी मिल जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, पिछले केस में क्या था? एक वेक्टर दिया गया था, बल्कि दो दिए गए थे ना, दो वेक्टर दिए गए थे। और चेकिंग में पता चला कि एक वेक्टर आइगन वेक्टर है और
उसी चेकिंग में आपको आइगन वैल्यू पता चल गई थी। लेकिन दूसरा वेक्टर क्या था? आइगन वेक्टर नहीं था। यहाँ पर भी यही होगा कि अगर एक नंबर दिया गया है ना, जैसे 4, तो हो सकता है ये आइगन वैल्यू ना हो। ठीक है ना? जैसे पिछले केस में था ना, u और v दिया गया था, एक आइगन वेक्टर था, एक नहीं था। मेरे ख्याल है यहाँ पर भी इनको यही कहना चाहिए था कि इनको 2 वैल्यूज देनी चाहिए थी, अगर कंपैटिबिलिटी कर रहे हैं उसके साथ। एक 4 है, एक 3 दे देते और फिर बताते कि बताओ भाई कौन सी आइगन वैल्यू है और कौन सी आइगन वैल्यू नहीं है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग काम होता। लेकिन चले, बहरहाल इन्होंने ये कहा है कि शो दैट 4 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, और देखें ये लिखा हुआ है फाइंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। चलें जनाब देखते हैं। तो जनरल डेफिनेशन तो ये है ना कि अगर कोई चीज आइगन वैल्यू है किसी एक्स की, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, लैम्डा एक्स। इस केस में हमें लैम्डा क्या दिया हुआ है? 4 दिया गया है। लेकिन याद रखिए कि हम ये वाला जो सिस्टम है ना, हम क्या चाहते हैं? डू वी हैव एक्स नॉन जीरो। असल शर्त यही है कि नॉन जीरो अगर मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वरना हम कह देंगे भाईजान ये जो 4 है आपने रॉन्ग दिया गया। अच्छा, राइट अवे ना कह दें, हो सकता है आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की हो, तो पहले अपनी कैलकुलेशन देख लेना 2-3 दफा। चलें हम जरा इसको आगे लेके चलते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू 4x, ये इसके बराबर है। यहां पर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है ना वो थ्योरम के आई एक्स वेयर आई इज आइडेंटिटी इज द सेम एज एक्स। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। यहां से आप x कॉमन लेंगे तो ये आ गया a माइनस 4ix। देखिए अगर आप यहां से कॉमन लेते हैं ना x, तो आप जरा खुद ही सोच लेंगे आप क्या कर रहे हैं। a माइनस 4x, यहां पर एक मसला हो गया। a तो मैट्रिक्स है 2/2 की, 4 जो है वो नंबर है, तो a माइनस 4 तो एक मीनिंगलेस ऑपरेशन हो गया। इसीलिए जब आइगन वैल्यूज करते हो ना, तो ए एक्स माइनस लेमडा एक्स के बाद लेमडा आई एक्स लिख देते हो। यहाँ पे लेमडा जो है ना वो किसके बराबर है? 4 के बराबर। अब आप एक काम करो, अब एक्स कॉमन ले लो। अब आपने पता क्या किया है? अब आपने ये कहा है कि मुझे ये वाला सिस्टम सॉल्व करना है। यानी अगर आप गौर करें, आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज के लिए जो सिस्टम होता है, मैं जरा इसकी जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ये बराबर इसके होता है ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि हमें सिस्टम होमोजीनियस ही सॉल्व करना होता है, लेकिन वो जो मैट्रिक्स होती है ना होमोजीनियस सिस्टम की, वो ए नहीं होती, वो ए माइनस लेमडा आई होती है। ठीक है। अच्छा जनाब, अब मुझे बताओ वही पुरानी बात, ए माइनस 4ix इज इक्वल टू 0। फर्ज कर लें हम आगे नहीं जा रहे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ, वो कहते हैं ना थिंकिंग पॉइंट है, लेट्स थिंक। आगे जाकर अगर हमारे पास कोई फ्री वेरिएबल नहीं आया तो फिर क्या होगा? देखें, अगर फ्री वेरिएबल नहीं आया, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा थ्योरम में कि ये असल में सिस्टम तो होमोजीनियस ही है ना। अगर फ्री वेरिएबल नहीं आया तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक्स क्या होगा? 0 होगा, एंड विच इज रॉन्ग, इसलिए कि हमें तो नॉन जीरो चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि a माइनस 4i को जब हम आगे लेके चलेंगे तो हमें कम से कम एक फ्री वेरिएबल आ जाएगा। देख लेते हैं। a माइनस 4i इज a माइनस 4i का मतलब यही है ना, आइडेंटिटी, यानी डायगोनल पे 4 आ गया। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब क्या लिखा हुआ है? नाउ सॉल्व। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, हम यहां तक पहुंच चुके थे ना। अब इसके साथ हमने 0 वेक्टर रखा और दो ऑपरेशन किए। एक ऑपरेशन तो ये किया ना, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये सब 0 आ जाएंगे। फिर इसको -4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ गया। अब आपने गौर किया हमारा x2 क्या हो गया? x2 इज फ्री। ओके, जब फ्री आ गया इसका मतलब है हमारा, यानी हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो रॉन्ग नहीं था। 4 इज रियली एन आइगन वैल्यू। अब जो कुछ आगे आ रहा है वो उसका आइगन वेक्टर आ रहा है। ठीक है, ये x का मतलब यही होता है ना, x1
x2 एज इट इज चला जाता है, फिर वेरिएबल x1 बराबर माइनस f2 यहाँ से आया है ना, यहाँ से जो है ना x1 प्लस हाफ x2 इज इक्वल टू 0 है, तो लिहाजा x1 किसके बराबर हो गया, माइनस हाफ x2। ठीक है, अब x2 कॉमन ले लें, इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेक्टर जो इस फॉर्म का है वो एक आइगन वेक्टर है, लेकिन इसमें एक एहतियात कीजिएगा, x2 को नॉन जीरो लीजिएगा। अगर आप x2 को जीरो ले लेंगे तो सिस्टम का सोल्यूशन तो आ जाएगा, लेकिन जीरो वेक्टर इज नॉट एन आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ये जो है ना, अच्छा एक और बात भी आपको शायद यहाँ से पता चल गई होगी, अब मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। हमारा a जो है ना वो ये था, क्या था, 0 -4 -2 2। अगर मैं x2 को 1 लूं तो मेरे पास जो वेक्टर आएगा ना वो ये आएगा, माइनस हाफ एंड 1। अच्छा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मैं चेकिंग कर रहा हूं, जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना वो अपनी चेकिंग कर रहा हूं, राइट। तो अगर ये आइगन वेक्टर है तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 4 टाइम्स द आइगन वेक्टर। तो जरा मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या आएगा, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 4 नीचे। और अगर आप गौर करें, -2 एंड 4 इसी चीज का दूसरा नाम है। 4 कॉमन ले लें तो यहाँ 1 बचेगा और ऊपर क्या बचेगा, माइनस हाफ बचेगा। तो आपने देखा, क्या देखा, कि ये असल में a ऑफ x निकाल रहे हैं हम। तो अब a ऑफ x बराबर किसके आ गया, 4 ऑफ x के बराबर आ गया। तो क्लियर हो गया ना, ये 4 इज ए आइगन वैल्यू। और अच्छा, इसमें आइगन वेक्टर पता क्या है, माइनस हाफ एंड 1। लेकिन अगर आप गौर करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आप इस माइनस हाफ एंड 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आइगन वेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर ले, मैं x2 को ले लेता हूं, क्या ले लूं यार, 50 ले लूं, तो मेरा आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, -25 एंड 50। ठीक है, अब मैं इसको चेक कर रहा हूं कि वाकई -25 50 भी आइगन वेक्टर है। तो उसके लिए आप मेरा ख्याल है एग्री करोगे कि इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये वाली चीज वही रहेगी 4x। तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं क्या लिखूं, -25 एंड 50। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप यकीनन समझ गए होगे, ऊपर आ जाएगा -100 और भैया नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 200। जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा -25। तो देखें वही आ गया, ax इज इक्वल टू 4 टाइम्स x, लेकिन इस टाइम x क्या है, -25 एंड 50। यानी दूसरे लफ्जों में देखें, पहले हमने एक वेक्टर ट्राई किया था, -हाफ 1, ये भी आइगन वेक्टर था। अब हमने ये वाला ट्राई किया है, -25 50, ये भी आइगन वेक्टर है। लेकिन ये आइगन वेक्टर आया कहां से है, पहले वेक्टर का 50 टाइम्स है। तो इसका मतलब है कि अगर एक आइगन वेक्टर है तो उसका हर मल्टीपल, जबकि मल्टीप्लायर नॉन जीरो, वो भी क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। तो मेरे ख्याल अब बात क्लियर होगी ना कि फॉर ए गिवन ए अगर आइगन वेक्टर है तो भाईजान वो एक नहीं है, देर आर इनफिनिटली मेनी। उस एक का एवरी मल्टीपल विल आल्सो बी एन आइगन वेक्टर। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा चलिए एक चीज और भी बता दो, ये इतने सारे आ रहे हैं ना, एक आइगन वेक्टर, एक दूसरा है, एक तीसरा है, एक चौथा है। तो ये इतने सारे आइगन वेक्टर्स हैं जो 4 को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या ये कलेक्शन वेक्टर स्पेस बना सकता है? सवाल समझ में आ रहा है? फॉर ए गिवन ए, लाइक here where a is 0 -2 -4 2, we have too many eigenvectors. For example, -half 1 is an eigenvector, -25 50 an eigenvector, and so on and so forth. Can we say this collection form a vector space? Answer is no. इसलिए कि वेक्टर स्पेस में तो सबसे पहली शर्त जो यहां नहीं है, जीरो वेक्टर होना चाहिए। तो जीरो वेक्टर तो आइगन वेक्टर नहीं होता। लेकिन अगर आप एक ट्रिक लगाएं, ट्रिक ये लगाएं कि जीरो एंड ऑल आइगन वेक्टर्स, ये जो कलेक्शन है ना, जीरो एंड ऑल आइगन वेक्टर, ये वेक्टर स्पेस है भाईजान। और इसी को आप कहते हैं आइगन स्पेस ऑफ
वेक्टर में खाली आइगन स्पेस जो है ना वो आइगन वैल्यू की कहलाएगी। किसकी कहलाएगी? आइगन वैल्यू की कहलाएगी। ठीक है, दूसरे लफ्जों में हम पता क्या करोगे, हम ये वाला जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं ना, ये वाला, ये इसमें हमने प्रोविजन ये रखा है कि जो फ्री वेरिएबल आएगा ना उसको जीरो नहीं देंगे। तो अगर हम जीरो भी दे दें और नॉन जीरो भी दे दें तो फिर क्या होगा, कलेक्शन में दो किस्म की चीजें आ जाएंगी, एक आइगन वेक्टर्स और एक जीरो वेक्टर। तो ये नया कलेक्शन जो है ये क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो इसमें कोई खराबी नहीं है, इसलिए कि हमें पता है कि जो हमने इसमें जीरो डाला है वो आइगन वेक्टर नहीं है, लेकिन उसको इसलिए डाला है ताकि हमारा कलेक्शन क्या बन जाए, वेक्टर स्पेस बन जाए, और इसी को कहा जाता है आइगन स्पेस। तो ये डेफिनेशन अगले पेज पे आने वाली है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ऑलराइट, अच्छा पहले तो वही पिक्चर देख लेते हैं, वो जो हमेशा हमें देखनी चाहिए। इफ यू रिमेम्बर कि ये वाला जो वेक्टर था ना हमारा, ये वो वाला वेक्टर था -12 एंड 1। ठीक है, मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया था ना, लेकिन अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी वो डिफरेंट चीज थी। वो जो मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया था ना, वो तो मैं बता रहा था कि वो भी एक आइगन वेक्टर है। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो डिफरेंट कर रहा हूँ कि ये एक है आइगन वेक्टर। ठीक है, अगर ये आइगन वेक्टर है और आइगन वैल्यू 4 है तो मेरे पास ए ऑफ दिस जो है ना -12 वो इसके बराबर आना चाहिए, और वो आ गया। इसका मतलब यही है कि मेरे पास जो इमेज होगी ना वो इस वेक्टर का 4 गुना होगी। तो ये वाला जो वेक्टर है ना ये इसका 4 टाइम्स है। आप और कर लें, इसका 4 टाइम्स का मतलब क्या है, ये -2 एंड 4, यानी आपने -2 इधर जाना है और 4 यूनिट इधर जाना है आपने। ये पिक्चर असल में वही बता रही है जो हमें पहले से पता है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एन आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू। मीनिंग ये है कि अगर आइगन वेक्टर को आइगन वेक्टर पे ए अप्लाई करें तो आपके पास एक नया वेक्टर आता है जो ओरिजिनल वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होता है, यानी दूसरे लफ्जों में ये नया वेक्टर जो है ना कौन सा ए यू, ये ओरिजिनल वेक्टर का मल्टीपल होता है, और वो मल्टीपल ही क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू, विच इज लैम्डा इज इक्वल कंसेप्ट दिया गया। कंसेप्ट तो ये है ना कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, एक्स इज नॉन जीरो, यानी मतलब ये जुड़ा हुआ है, दोनों टाई हैं। तो कहते हैं ना चिकन एंड एग, पहले कौन आया, तो यहाँ पे यही समझ में नहीं आ रहा कि पहले लैम्डा आएगा या पहले एक्स आएगा। लेकिन हमने जो अभी तक दो एग्जांपल्स किए हैं ना वो मोटिवेशन है कि अगर एक पता चल जाए, पहले केस में क्या था, आइगन वेक्टर था ना, तो हम बता सकते थे उसके बारे में कि मतलब चलें ये ना कहें आइगन वेक्टर, टू वेक्टर्स वर गिवन इन फर्स्ट एग्जांपल यू एंड वी। तो आफ्टर सम कैलकुलेशन हमने ये कंक्लूड किया था कि u वाज एन आइगन वेक्टर, और फिर आइगन वैल्यू भी आ गई थी, एंड v वाज नॉट। दूसरे केस में हमें क्या दिया गया था, आइगन वैल्यू, और हमने कैलकुलेशन के बाद क्या निकाला था, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, और ये वार्निंग ये दे रहा है कि ये जो मेथड था ना फॉर गिवन आइगन वैल्यू टू फाइंड आइगन वेक्टर, इससे आप बस यही कर सकते हो कि आइगन वैल्यू दी जाए तो आइगन वेक्टर, इससे आप आइगन वेक्टर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, सॉरी आइगन वेक्टर्स निकाला था ना, आइगन वैल्यू तो दी थी ना, लेकिन इसके अंदर आप वो नहीं निकाल सकते, रिवर्स नहीं ले चल सकते। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है यार, क्या करें, वही तो अब करना है। यानी क्या करना है कि आपको सिर्फ क्या दिया होगा, ए दिया होगा, ओनली ए, बस नथिंग, कोई एक्स नहीं होगा, कोई लैम्डा नहीं होगा, वो आपको छोड़ दिया जाएगा आजाद, वो कहा जाएगा भाई जाओ खुद ही करो, क्या करो, फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हम करेंगे। अभी जो मैंने एक चीज आपके सामने पेश की थी ना कि सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स प्लस द जीरो वेक्टर इज ए वेक्टर स्पेस, उसको क्या कहते हैं, आइगन स्पेस। देखें वही आ गया, द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन टू दिस। अब इसके अंदर क्या आ गया, इसमें जीरो भी आ गया और इसमें नॉन जीरो भी आ गया, दोनों आ गए ना, कोई कंडीशन तो नहीं है ना। हाँ, अगर आप कंडीशन ये लगा दोगे ना कि एक्स नॉन जीरो, तो आप बेसिकली किस तरफ जा रहे होगे, ऑल आइगन वेक्टर्स।
लेकिन अगर आप कहोगे यार ठीक है यार, आइगन वेक्टर्स भी आने दो और जीरो भी आने दो, तो फिर ये क्या कहलाएगी? आइगन स्पेस। और आइगन स्पेस हमेशा क्या होती है? वेक्टर स्पेस। बल्कि आपको मैं प्रूफ भी करके दे चुका हूँ यार। क्या होती है वेक्टर स्पेस? बल्कि इसको सब स्पेस का है ना, आर एन का। क्या होती है? तीन चीजें होनी चाहिए ना। जीरो, तो जीरो तो बाय डेफिनेशन डाल दिया। दूसरा क्या है? अगर एक वेक्टर है, एक अगर उसका मेंबर है, तो अल्फा टाइम्स ही उसका मेंबर हो। वो तो यार मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई एक आइगन वेक्टर है तो उसका मल्टीपल भी होगा। एक और चीज भी थी वहां पे कि अगर दो मतलब है वेक्टर्स हैं तो दोनों का सम भी होना चाहिए। वो भाईजान एक वेक्टर ये है -12 and 1, एक और वेक्टर ये है -2/4। ये कैसे आया? इसी वेक्टर को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इन दोनों को ऐड कर लो, 5 and -2.5। ये भी आइगन वेक्टर है भाई। ये पता कैसे आया है? ये डायरेक्ट यहां से आ गया है, ये इसका 5 टाइम्स है। तो आप समझ गए ना, आइडिया आ गया ना जहन में कि जो आइगन स्पेस है ये आइगन वेक्टर, ये सब स्पेस होती है आर एन का। यहाँ पे एन क्या है? 2 है। ठीक है जी, ओके, राइट। देखिए इसीलिए इसने जो है ना, इसने सिर्फ वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? आइगन स्पेस। लेकिन कहीं इसने इंडिकेशन भी नहीं दी कि ये आइगन स्पेस क्या है, सब स्पेस है। लेकिन ये खुद ही यहाँ पर कबूल कर गया। ये देखिए क्या लिखा है, फाइंड ए बेसिस फॉर द करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस। तो भाई आपको याद होगा ना, बेसिस के लिए सेट का वेक्टर स्पेस होना जरूरी है ना। ठीक है, तो ये है। अब देखें इसको करना कैसे है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जरा गौर से देखते चलिएगा। तो जनाब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछली एग्जाम्पल थी, इसलिए कि इसमें क्या दिया गया है? लेमडा दिया गया है ना। तो लेमडा दिया जाए और आइगन वेक्टर्स निकाले जाएं तो आपको प्रोसीजर पता है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड डू इट। ओके जी, नंबर 5 ये आ गया जनाब। सॉल्यूशन से शुरू होके, अच्छा ठीक है। थोड़ा छोड़ करना। ओके, ऑलराइट। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन। तो आपको पता है ना, अगर आपको आइगन वैल्यू दी जाए और आइगन वेक्टर निकाला जाए, तो मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं। आप अब ये काम कर रहे हो, ए एक्स इज इक्वल टू 2x को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब आप ये कर रहे हो, ए एक्स माइनस 2i x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप ये कर रहे हो, a माइनस 2i टाइम्स x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी तो आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कैलकुलेट कर रहे हो? a माइनस 2i। तो a माइनस 2i क्या होगा? a लिखा और i को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डायगोनल एलिमेंट्स 2 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब आप इसको स्पीड अप भी कर सकते हो। देखो ये जो a है ना, ये a माइनस 2i में कैसे चेंज हुआ? ये जो डायगोनल एलिमेंट्स थे ना आपके, बी वाले डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे? 2 3 2। बस इसमें से आपने 2 माइनस कर दिया, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब ये वाला जो है ना कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 0 0 -1 1 1 -1 1 1 0, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो दो स्टेप होंगे भाई। पहले स्टेप में तो ये होगा कि आप इसको इसमें से माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएंगे, फिर आप इसको इंटरचेंज कर लें। तो ये जनाब अली कौन सी फॉर्म आ गई? इसको इकोलोन भी कह सकते हो और इसको रेड्यूस इकोलोन भी कह सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको इसको क्लीन अप कर लूं, कोई अब जरूरत नहीं इस सब चीजों की। यहां से अब आप बताइए कि यहां से आगे कैसे चले। यहां से वही वही कहानी है कि ये वाली जो चीज है ये इसके बराबर है, x1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3। और चूंकि x2 जो है वो नॉन पिविट कॉलम को बिलोंग कर रहा है, x3 भी नॉन पिविट को कर रहा है, तो ये दोनों क्या है? क्या है भाई? दोनों फ्री वेरिएबल। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं
और फ्री वेरिएबल को मैं 0 नहीं लूं, कुछ और वैल्यूज दूं, तो मेरे पास आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे ना। तो ठीक है, लिख लेते हैं x1 x2 x3, ये x1 का एक्सप्रेशन है, 2 3 फ्री है तो एज इट इज आ गया। अब इसमें से मैंने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन x2 का लेना है तो मुझे 1 1 0 मिलेगा, और x3 का लेना है तो 1 0 1 मिलेगा। इसका मतलब है, देखें आप जरा गौर से देखिएगा, इसका मतलब है कि पहले अच्छी तरह सुने गौर से क्या कह रहा हूं। ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3, शर्त यह है कि दोनों को साइमल्टेनियसली 0 नहीं रखना। हाँ, ये कर सकते हो, x2 को 0 कर लो, x3 को नॉन 0 कर लो, इसलिए कि दोनों 0 रखोगे तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, वो 0 वेक्टर आ जाएगा, विच इज बाय डेफिनेशन नॉट एन आइगन वेक्टर। माना वो आइगन स्पेस का पार्ट होगा, लेकिन फिलहाल हम कंसंट्रेशन किस पे कर रहे हैं, आइगन वेक्टर्स। लेकिन अब इसमें एक बड़ी अजीब सूरत हाल आ रही है, देखें गौर से देखिएगा। अगर मैं x1 को 0 करता हूं तो मैं आपके सामने यहां पे 2 वेक्टर लिखता हूं, 1 1 0। ये कैसे आया भाई, x1 को x2 को 1 रखकर और x3 को 0 रखने से आया। अब मैं दूसरा काम करता हूं, x2 को 0 करता हूं, x3 को 1 करता हूं, तो मेरे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा 1 0 1। अब एक काम करता हूं, और मैं असल में 5 वेक्टर लिखूंगा आपको समझाने के लिए। मेरा ख्याल है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि ये मैंने पहला वेक्टर कैसे लिया है। आप मेरे ख्याल है समझ गए होंगे, पहला वेक्टर ऐसे लिया है, x2 इज 1 एंड x3 इज 0, ऐसे लिया है ना। और ये जो दूसरा वाला वेक्टर था उसमें उल्टा कर दिया था, क्या कर दिया था, x2 इज 0 एंड x3 इज 1। ठीक है, मैंने आपसे क्या वादा किया था कि मैंने 5 वेक्टर्स लिखने, जस्ट टू एड्रेस समथिंग। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, x2 और x3, सॉरी x2 को मैं 2 ले लेता हूँ और x3 को वही 0 रखता हूँ। तो अब मेरे पास वेक्टर्स क्या आ जाएगा, 2 2 0। ठीक है जी। ये जरा मिटा देते हैं। ओके, अब एक और वेक्टर लेता हूं जिसमें मैं x2 को 0 करूंगा और x3 को 1 करूंगा, सॉरी x3 को 2 करूंगा, तो मेरे पास वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 0 2। अब एक तीसरा वेक्टर लेता हूं जिसमें मैं x2 को 2 करता हूं और x3 को 1 करता हूं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हो जाएगा ना, ये x2 को जब मैं 2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, जरा करेक्शन कर लीजिएगा, मतलब मैं देख लीजिएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 3 2 1। आपको यहाँ पे 5 वेक्टर नजर आ रहे हैं, दोबारा बताता हूँ, 1 1 0 1 0 1, और दूसरा क्या है यार, 2 2 0 और 2 0 2, और तीसरा क्या है, 3 2 1। ये पांचों के पांचों आइगन वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, ये वाला जो वेक्टर्स है ना, ये इसका मल्टीपल है, और ये वाला जो वेक्टर्स है ये इसका मल्टीपल है। और मजे की बात है, ये दोनों खुद एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, 1 1 0 एंड 1 0 1। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि, और ये वाला जो वेक्टर है ना, ये आखिरी वाला, ये तो इन दोनों वेक्टरों का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। आप पिछले को भी लीनियर कॉम्बिनेशन कह सकते हैं ना। लीनियर कॉम्बिनेशन का तो मतलब होता है ना कि मल्टीप्लाई समथिंग बाय सम नंबर अनदर वेक्टर है, लेकिन आप एक को पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे को 0 भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कलेक्शन आया है ना, कौन सा, आइगन वेक्टर्स का, ये इन दो का क्या है, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि अगर एक वेक्टर है तो उसके सारे मल्टीपल भी आइगन वेक्टर्स होंगे। लेकिन अगर दो वेक्टर्स हैं तो पहले तो आप ये समझ लें कि दो का मतलब क्या है। इसलिए कि आप कह सकते हो ना, सर अभी तो आपने कहा था कि एक वेक्टर है तो उसके सारे मल्टीपल भी आइगन वेक्टर्स होंगे, अब आप दो की बात कर रहे हैं, तो ये दो उनसे डिफरेंट हैं। वहां तो सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे ना, यहाँ देखें दोनों एक दूसरे का क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो आपको एक और भी मतलब है लेसन मिल गया कि आइगन वैल्यू अगर एक हो तो उसके करस्पॉन्ड इन्फिनिटली मेनी वेक्टर्स आ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन
बाज़ औक़ात एक और किस्म के भी इन्फिनिट आ सकते हैं, जो बेसिकली क्या होंगे, एक वेक्टर से नहीं जनरेट हो रहे होंगे। किससे जनरेट हो रहे होंगे? 2 वेक्टर्स से। यानी बेसिकली कहने का मतलब है कि कभी एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हो सकता है, एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड, कभी एक के करस्पॉन्ड 2 भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ज़ोर असल में इस पे दिया जा रहा है। तो अगर 2 वेक्टर्स हैं ना, जैसे ये हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस देखें पिछले केस में क्या था, अगर एक वेक्टर से जनरेट हो रहे थे ना, तो आपकी आइगन स्पेस जो है ना एक लाइन पे पड़ रही थी। अब अगर 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर से जनरेट हो रहे हैं ना, तो इनमें अगर आप 0 भी शामिल कर दें, तो आपकी आइगन स्पेस क्या हो जाएगी? एक प्लेन हो जाएगी। ये मैं इसलिए इतना समझा रहा हूँ कि अगले पेज पे आगे आपको कुछ झटका ना लगे, राइट? तो अब मैं अगले पेज पे आपको ले जाता हूँ। अगले पेज पे क्या होगा? आपको एक आइगन स्पेस दी गई होगी जो एक प्लेन होगी, और वो प्लेन इसलिए है कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, 110 एंड 101। अच्छा ये भी सुन लें, बल्कि आपकी समझ में आ गया होगा, 2 इंडिपेंडेंट इसलिए हैं कि यहाँ पर आपको 2 फ्री वेरिएबल मिले हैं, x2 एंड x3, जबकि पिछले केस में आपको क्या मिला था? एक ही फ्री वेरिएबल मिला था। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं जनाब क्या मिलेगा हमें नेक्स्ट स्लाइड पे। जी, वही मिलेगा जो मैंने आपसे वादा किया था, राइट? ओके। हाँ जनाब, पिछले पेज पे क्या हुआ था याद है? ये 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आए थे ना, ये 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो है ना, इनका ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? एक प्लेन आ जाएगा, ठीक है? अब अगर आप यहां से कोई वेक्टर उठाएंगे ना, यहां से ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आइगन वेक्टर्स हैं। तो अगर मैं इन आइगन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू से, आपको याद होगा ना कि यहाँ पे जो आइगन वेक्टर्स हैं वो लैम्डा 2 को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी मैं वेक्टर उठाऊंगा ना, अगर मेरा ये u वेक्टर है, तो मेरा ए यू जो है वो क्या हो जाएगा? इसका ट्वाइस हो जाएगा, ये समझ आ रहा हूं आपको। और अगर ये वाला वेक्टर लूंगा ना, इस पे अप्लाई करूंगा तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ये लूंगा तो इस पे अप्लाई करूंगा तो ये भी ट्वाइस। मतलब ये वही पुरानी चीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करना होगा कि आइगन वेक्टर डज नॉट मीन कि एक वेक्टर के मल्टीपल है। यहाँ पर क्या हुआ है? आइगन वैल्यू तो एक ही है, लेकिन उसके 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ गए थे। तो जो आइगन स्पेस होगी वो क्या होगी? एक प्लेन होगी, ये वाला। और फिर इसकी ब्यूटी ये होगी कि अगर इस प्लेन में से मैं कोई वेक्टर लूंगा और उस पे ए जाऊंगा, तो वो उसी प्लेन में रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, ये है यहाँ पे लेसन। ठीक है, अच्छा जनाब, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है यहीं पर रखते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह अच्छा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो अभी भी ऑनलाइन ही है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन परसों से मेरा ख्याल टोटली ऑनलाइन होगा ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो एक आध भूला भटका आ जाता था ना, वो अब आने की कोशिश ना करें। बहरहाल कल आप आ सकते हैं, कल मेरा सेक्शन होगा, वो दूसरे सेक्शन का होता है, अक्सर आ जाते हैं, तो कल ओके, कोई भी आए, पहले सेक्शन से, दूसरे से, तीसरे से। लेकिन 26 से ऑनलाइन चले जाएंगे, टोटली ऑनलाइन, हाइब्रिड खत्म। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।